क्वेश्चन नंबर 15 है, इसे और करते हैं सो दैट आप कंफर्टेबल हो जाए बहुत ज़्यादा अच्छे से इसको इन क्वेश्चंस में। क्या क्या दिया हुआ है, फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को और उसकी सेल दे रखी है। इसका मतलब ये नॉर्मल टर्नओवर ही है, वही नाम लिखा है। सेल लास्ट ईयर की, पिछले साल की सेल है। पीरियड ऑफ इंटरप्शन है 1 जुलाई टू 31 अक्टूबर। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 मंथ का है, 4 मंथ का है। इंडेमनिटी पीरियड, नेट प्रॉफिट दिया है। स्टैंडिंग एक्सपेंसेस 42 है, जिसमें से 10,000 इंश्योर्ड नहीं है, इसका मतलब 32,000 इंश्योर्ड है। पॉलिसी हमने 50,000 की ले रखी है। स्टैंडर्ड सेल भी दे रखी है। टर्नओवर इन द पीरियड ऑफ इंटरप्शन मतलब एक्चुअल सेल, जिसमें से 6,000 रुपये की जो सेल हुई है वो रेंटेड प्लेस से हुई है, मतलब एडिशनल एक्सपेंसेस से हुई है। एनुअल टर्नओवर भी दिया हुआ है और सेविंग इन स्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं। डेट ऑफ फायर इज 30 जून। It was agreed between the insurer and insured that the business trend would lead to increase 10% increment in sales। तो ट्रेंड है 10% सेल में इंक्रीज होने का। तो बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, बहुत आराम से ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करते सो दैट हमें ये मेथड अच्छे से और आराम से समझ में आ पाए। तो सबसे पहले तो इंडेमनिटी पीरियड 4 मंथ का है, वो लिखे ना लिखे इतना फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले मैं चाहता हूँ मैं जीपी निकालूं, ग्रॉस प्रॉफिट। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं कम, मैं आपको ऐसा भी बता देता हूँ एग्जाम में कैसे करना है। आप स्टेप नंबर चाहें तो लिख सकते हैं, चाहे तो ना लिखें, कोई टेंशन नहीं है। तो पीरियड कवर्ड है 1 जुलाई टू 31 अक्टूबर, ठीक है। आप हेडिंग डाल सकते हैं कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। तो जीपी इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अगर हम नेट प्रॉफिट में इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड कर दें तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 18,000 रुपीज़ और इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हमारे स्टैंडिंग एक्सपेंसेस 42,000 है, जिसमें से 10,000 इंश्योर्ड नहीं है, तो इंश्योर्ड है 32,000, तो ये हो गया 50,000। तो हमारा जीपी 50,000 रुपीज़ का आ गया। फिर अब हमें नेक्स्ट जो कैलकुलेट करना है वो करना है कंप्यूटेशन ऑफ जीपी रेशो। जीपी रेशो होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन टर्नओवर। टर्नओवर बोलते हैं पिछले साल की सेल को। तो 50,000 रुपीज़ का जीपी और पिछले साल की सेल 2 लाख, तो 25% का हमारा जीपी रेशो आ गया, ठीक है। अब हम तीसरे नंबर पे जो कैलकुलेट करते हैं वो क्या कैलकुलेट करते हैं बताओ जल्दी से। थर्ड नंबर पे हमारा जो कैलकुलेट होता है वो होता है लॉस ऑफ सेल्स। तो कंप्यूटेशन ऑफ लॉस ऑफ सेल्स, और ये क्या होती है एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स। तो एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल कितना है, हमें स्टैंडर्ड सेल दिया है 70,000 और इसमें 10% का ट्रेंड है, और एक्चुअल सेल्स हमारी 30,500 है। सो 77,000 माइनस 30,500, तो 46,500 हमारा लॉस ऑफ सेल हो गया। अब हम निकाल सकते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट।
इसे हेडिंग टाइप में डालिएगा आप, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा लॉस ऑफ सेल्स इनटू एडजस्टेड जीपी रेशो। इस क्वेश्चन में एडजस्टेड जीपी रेशो भी वही है जो जीपी रेशो है। रीजन बीइंग जैसे हमें ट्रेंड दे रखा है सेल का, ऐसे ही हमें ट्रेंड जीपी रेशो का नहीं दिया। वो भी आगे आने वाले क्वेश्चंस में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। 11,625 रुपीज़ हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट हो गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है एडिशनल एक्सपेंसेस का। तो अब हम एडिशनल एक्सपेंसेस निकाल लेते हैं कि एडिशनल एक्सपेंसेस कितने होंगे। एडिशनल एक्सपेंसेस लोअर ऑफ फॉलोइंग टू पॉइंट्स का में से जो भी कम आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट है एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू एडजस्टेड जीपी रेशो ऑन एडजस्टेड एनुअल सेल्स डिवाइड बाय adjusted GP ratio on adjusted annual sales plus uninsured standing expenses। So additional expenses हैं 600 रुपये पर मंथ। तो 600 रुपये पर मंथ 4 महीने का हमारा पीरियड रहा, तो 600 रुपये पर मंथ 4 महीने का हो गया। एडजस्टेड जीपी रेशो इज 25% ऑफ एडजस्टेड एनुअल सेल्स। तो एनुअल सेल है 240 और एडजस्टेड है 240 प्लस 10% ट्रेंड है, डिवाइड बाय, तो 2,40,000 प्लस 10% 264, तो 25% ऑफ 2,64,000 प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो है 10,000। क्वेश्चन में दे रखा है कि 10,000 के एक्सपेंसेस इंश्योर्ड नहीं हुए, तो 2,400 इंटू 66,000 डिवाइड बाय 66,000 प्लस 10,000। इसका एक फॉर्मूला और होता है, वो कई कई जगह यूज होता है। अगर आप इसका फॉर्मूला कहीं इसकी जगह कुछ और देखें तो आप ये मत सोचना कि सर ने तो गलत करा दिया। एक और फॉर्मूला ऑल्टरनेट है, वो भी यूज होता है, लेकिन 80-90% जगह ये होता है, वो 10-20% जगह होता है। ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, तो आप टेंशन मत लेना कि सर ने क्या करा दिया। ठीक है, तो 2,084 रुपीज़ तो ये आ गया। और सेकंड पॉइंट है सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस। एडिशनल एक्सपेंसेस को इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग भी बोलते हैं, इनटू एडजस्टेड जीपी रेशो। तो सेल ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस लिखा है कि 6,000 रुपये की सेल हुई थी एडिशनल एक्सपेंसेस की वजह से, तो 6,000 रुपये पे 25% की कमाई करी, 1,500 रुपये की। अब एक बार बताओ आप कि आपने जो सेल करी वो कितनी करी। आपने सेल करी 6,000 की, उस 6,000 की सेल पर कमाई करी 1,500 रुपये के लिए आपने खर्च कर दिए 2,400 रुपये। तो इंश्योरेंस वाले कहेंगे आप बेवकूफ़ हैं, हम नहीं है, हम आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1,500 रुपये अलाउ करेंगे। 1,500 रुपये इसलिए क्योंकि आपने जो से खर्चा किया उसकी वजह से जो 1,500 रुपये का आपने प्रॉफिट कमा लिया वो हम
आपको देते, वो आप नहीं, आपके इन खर्चों की वजह से वो आपकी सेविंग हो गई, वो हमारा भी फायदा हो गया, तो हम आपको कन्वे आगे ट्रांसफर करा देते हैं। तो 1500 रुपये एडिशनल एक्सपेंसेस हो गए। अब हमारे पास समय आ गया है किस चीज का, अब हमारे पास समय आ गया है ग्रॉस क्लेम निकालने का। तो निकालते हैं ग्रॉस क्लेम। ग्रॉस क्लेम लॉस ऑन शॉर्ट सेल्स, शॉर्ट सेल पर लॉस 11,625, अभी अभी हमने निकाला था 11,625 प्लस एडिशनल एक्सपेंसेस 1500 माइनस सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस 4,725 पर एनम, 4 मंथ्स का निकाल लेंगे 1,575। तो ग्रॉस क्लेम कितना हो गया 11,550। तो ग्रॉस क्लेम हो गया 11,550। अब हम चेक करते हैं कि हमें क्लेम पूरा मिलेगा या नहीं। तो पॉलिसी अमाउंट इज, पॉलिसी कितने की ले रखी है हमने 50,000 की, और इंश्योरेबल अमाउंट मतलब कितने का इंश्योरेंस होना चाहिए था, वो होता है एडजस्टेड जीपी रेशो ऑन एडजस्टेड एनुअल सेल्स। हमने निकाला भी था एडिशनल एक्सपेंसेस के पॉइंट में 66,000 रुपीज। तो ये हम निकाल चुके हैं ना, यहाँ देखो ये रहा, ये रहा 66,000, ये इंश्योरेबल अमाउंट होता है। तो ये इंश्योरेबल अमाउंट हो गया 66। तो इसका मतलब एवरेज क्लोज लगेगा, तो एवरेज क्लोज लगा देते हैं। ये होता है ग्रॉस क्लेम इनटू पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय इंश्योरेबल अमाउंट। ग्रॉस क्लेम इज 11,550, ये रहा, पॉलिसी अमाउंट इज 50,000 एंड इंश्योरेबल अमाउंट इज 66,000। तो हमारा जो क्लेम होगा, जो हमें क्लेम मिलेगा फाइनली, वो 8,750 का मिलेगा, 8,750 रुपये का। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन एक और कंप्लीट हुआ। अब आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल आप होने लग गए होंगे इसमें कि हाँ यार ये ठीक है, इतनी दिक्कत नहीं है। शुरुआत के क्वेश्चंस में लगता है अब धीरे धीरे आप यूज टू हो जाए। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें हमें बता रखा है कि आपको क्लेम पता लगाना है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का। हमारे पास लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी है, उसका क्लेम का हमें पता लगाना है। और जो आग लगी है वो लगी है 1 जनवरी 2010 को, और जो पीरियड ऑफ डिसलोकेशन है वो है 3 महीने का। तो सबसे पहले तो हम हिसाब किताब लगा लेते हैं कि क्या क्या हमें दे रखा है, क्या क्या निकालना है। तो हम सबसे पहले हिसाब लगाते हैं कि जो ईयर है हमारे, वो इंफॉर्मेशन से लग रहा है कि कैलेंडर ईयर है, क्योंकि ईयर वाइज हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। तो हमारा अकाउंटिंग ईयर कैलेंडर ईयर है। आग लगी है 1 जनवरी 2010 को, यहाँ पर 1 जनवरी 2010 को आग लगी है, 3 महीने तक डिस्टर्ब रहा। तो 31 मार्च 2010 तक हमारा डिसलोकेशन पीरियड है।
और इस डिसलोकेशन पीरियड में जो सेल होती है उस सेल को हम एक्चुअल सेल्स बोलते हैं, एक्चुअल टर्नओवर बोलते हैं। और इस पीरियड की हमें सेल जो दे रखी है वो 11,840 दी हुई है, जो एक्चुअल टर्नओवर है 11,840। इसी 3 महीने को अगर हम पिछले साल देखें और उस सेल की बात करें तो उस सेल को हम स्टैंडर्ड टर्नओवर या स्टैंडर्ड सेल बोलते हैं। और वो स्टैंडर्ड टर्नओवर या स्टैंडर्ड सेल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 43,200। तो हमें 11,840 इस साल की सेल दी हुई है डिसलोकेशन पीरियड की, और पिछले साल की हमें सेल दे रखी है 43,200। इंडेमनिटी पीरियड का मतलब है कि हमारी पॉलिसी कितने टाइम को कवर कर लेती है, 6 महीने को कवर कर लेती है, और हमारा जो बिजनेस डिस्टर्ब हुआ है वो केवल 3 महीने हुआ है, तो 3 महीने का पूरा क्लेम हमें मिल जाएगा, क्योंकि पॉलिसी हमारी 6 महीने की है, लेकिन पॉलिसी केवल 40,000 रुपए की है। इसका मतलब कि हमें 40,000 से ज्यादा का क्लेम नहीं मिलेगा। जो पिछले साल की सेल है वो है 1,72,800। पिछले साल की जो सेल है 1,72,800, जिसे हम टर्नओवर बोलते हैं, टर्नओवर बोलते हैं जिसे, वो हमें दे रखी है पिछले साल की सेल 1,72,800। बाई चांस इस क्वेश्चन के अंदर एनुअल टर्नओवर भी वही है जो टर्नओवर है, क्योंकि एनुअल टर्नओवर होती है आग लगने से पिछले 12 महीने, और आग लगी है साल के पहले दिन, तो पिछले 12 महीने एनुअल टर्नओवर भी यही है और टर्नओवर भी यही है, क्योंकि एनुअल टर्नओवर होती है आग लगने से पिछले 12 महीने। अगर आग 1 जनवरी को ना लगकर 1 फरवरी को लगी होती तो हमारी एनुअल टर्नओवर 1 जनवरी की बजाय 1 फरवरी 2009 से 1 फरवरी 2010 तक की हो जाती। लेकिन इसमें बाई चांस आग लगी है साल के पहले दिन, तो एनुअल टर्नओवर भी 172,800 है और टर्नओवर भी 172,800 ही है। तो हमारे को सबसे पहले तो ये देखना होता है क्वेश्चन में कि हमारा पीरियड कवर हो रहा है या नहीं। तो जो मैंने आपको स्टेप बताए हैं उस स्टेप में हमारा स्टेप नंबर 1 जो है वो होता है पीरियड ऑफ, हमारा जो पीरियड है वो कवर कितना होगा ये हमें बताता है। क्लेम पीरियड ऑफ क्लेम कितना होगा, ये होता है डिसलोकेशन पीरियड और इंडेमनिटी पीरियड विच एवर इज लेस। क्योंकि हमारा डिसलोकेशन पीरियड 3 महीने का, इंडेमनिटी पीरियड 6 महीने का है, तो हमें पूरे 3 महीने क्लेम के कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि हमारा पूरा पीरियड कवर है या नहीं। 99.99% केस में क्वेश्चंस में पूरा कवर हो जाएगा। ये हमेशा हमारा डिसलोकेशन पीरियड इंडेमनिटी पीरियड से कम ही होगा। अब हम बात करते हैं स्टेप 2 की, जिसमें हम कंप्यूटेशन करते हैं जीपी रेशो की। पहले जीपी रेशो फिर एडजस्टेड जीपी रेशो, अगर कोई जीपी रेशो में ट्रेंड है तो। जीपी रेशो का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय सेल्स ऑफ लास्ट ईयर इनटू 100। तो नेट प्रॉफिट पिछले साल का हमें दिया हुआ है 10,000
और इंश्योर्ड स्टैंडिंग, हमेशा स्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ही हमें क्लेम मिलता है, क्योंकि जो एक्सपेंसेस फिक्स्ड नहीं है वो एक्सपेंसेस होंगे ही नहीं, जो फिक्स्ड है वही होंगे। तो इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमें बता रखा है कि सारे के सारे इंश्योर्ड हैं 7,280 के डिवाइड बाय सेल्स ऑफ लास्ट ईयर 172,800 इंटू 100, तो ये आ गया हमारा 10%। तो हमें 10% का जीपी रेशो का क्लेम मिलेगा, क्योंकि हमारा जो परसेंटेज है जीपी वो 10% ऑन सेल्स है। अगर क्वेश्चन में बता रखा होता कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल का जीपी कम या ज्यादा हो रहा है, तो हम इस 10% को कम या ज्यादा कर लेते। हमें ऐसा क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है तो हमने इसको नहीं लिया। अब हमें ये देखना होता है कि हमारा स्टेप 3 में कि कितना सेल्स का नुकसान हुआ, सेल का नुकसान कितना हो, हमारी कितनी सेल कम हो गई है। हम इस साल की सेल, एक्चुअल सेल जो हमारी डिसलोकेशन पीरियड में हुई है, उस सेल को पिछले साल उसी पीरियड की सेल से कंपैरिजन करते हैं। लेकिन अगर हमारी सेल में कोई ट्रेंड है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड, क्योंकि ये तो है नहीं कि पिछले साल इसी पीरियड में 43,200 की सेल हुई थी, तो इस साल भी उतनी होनी चाहिए। इन्फ्लेशन होता है, बिजनेस में ग्रोथ होता है, तो सेल बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए। अगर मार्केट में जो है मार्केट कंडीशन बहुत अच्छी नहीं चल रही है तो सेल कम भी हो जाती है, सेल ज्यादा भी होती है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें स्टैंडर्ड सेल को कंपेयर ना करके एक्चुअल सेल से हमें एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल में से एक्चुअल सेल्स माइनस करनी चाहिए। तो हमें एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल्स लेनी चाहिए इन प्लेस ऑफ स्टैंडर्ड सेल। तो ये क्या होती है, ये होती है स्टैंडर्ड सेल्स प्लस माइनस ट्रेंड। अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो हम प्लस कर देंगे, डिक्रीजिंग ट्रेंड है तो माइनस कर देंगे। तो या तो क्वेश्चन में सीधा सीधा बता दिया जाए कि हमारे बिजनेस में 10%, 20%, 30%, 5% का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड है। कई बार हमें सीधा बता दिया जाता है, कई बार नहीं बताया जाता, तो हम एज्यूम करते हैं कोई ट्रेंड नहीं है। कई बार क्वेश्चन में ऐसे बताया जाता है जैसे इस क्वेश्चन में बताया गया है, और वो ये है कि हमें 2006 की सेल दी है, 2007 की सेल दी है। अगर हम कंपैरिजन करें तो 2007 की सेल 2006 के मुकाबले 20% बढ़ गई है। फिर हम 2007 और 2008 की सेल को कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि ये 24,000 इंक्रीज हुई है, विच इज 20% ऑफ 1,20,000। कैसे निकालेंगे हम फिर भी देखते हैं। 2006 से 2007 में सेल बढ़ी है 20,000 और 1 लाख की सेल पर, तो ये होता है 20%। 2007-8 की सेल देखते हैं तो वो बढ़ी है हमारी 144 माइनस 1,20,000 डिवाइड बाय 1,20,000, 24,000 बढ़ी है, अगेन 20%। फिर 2008-9 में अगर हम ध्यान से देखें तो सेल हमारी बढ़ी है 172,800 माइनस 1,44,000 डिवाइड बाय 1,40,000 इंटू 100। तो ये भी कितना आ रहा है हमारा 20% अगेन। तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि हर साल हमारी जो सेल है वो 20% बढ़ रही है। तो इसका मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल की सेल भी हमारी 20% बढ़नी चाहिए। तो पिछले साल जो स्टैंडर्ड सेल थी 43,200, कायदे से वो 20% बढ़कर कितनी होनी चाहिए, 43,200 इंटू प्लस 20%, तो ये 51,840 की कायदे से सेल होनी चाहिए। अगर इस साल आग नहीं लगी होती तो हमारी सेल 51,840 की होनी चाहिए थी।
लेकिन हमारी सेल हुई केवल 11,840 की, 11,840 की सेल हुई। तो हमारी जो स्टेप नंबर 3 है वो है लॉस ऑफ सेल्स। हमने कितनी सेल का नुकसान कर लिया? तो हमने 40,000 की सेल्स का नुकसान कर लिया। 40,000 रुपए के प्रॉफिट का नुकसान नहीं करा, 40,000 की सेल्स का नुकसान कर लिया, लॉस ऑफ सेल्स। अब हम देखते हैं स्टेप नंबर 4 में लॉस ऑफ प्रॉफिट। आप साथ साथ करते रहिएगा क्वेश्चन। हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट का नुकसान हुआ? हमें जब पता चल गया है कि हमारे बिजनेस में स्टेप 2 में 10% का प्रॉफिट होता है, और हमें ये भी पता चल गया स्टेप 3 में कि हमारी 40,000 की सेल कम हो पाई है, तो हमें ये भी पता चल जाएगा लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ है। तो सेल्स लॉस्ट इनटू एडजस्टेड जीपी रेशो। इस क्वेश्चन में तो जीपी रेशो ही एडजस्टेड जीपी है। 40,000 की सेल चली गई, 10% का प्रॉफिट होता था, तो 4,000 रुपए का हमें प्रॉफिट का नुकसान हुआ। इस क्वेश्चन में हम लोगों को एडिशनल एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए। यहां पर लास्ट लाइन में लिखा है कि देयर वाज नो रिडक्शन इन स्टैंडिंग चार्जेस, मतलब कोई हमारी बचत भी नहीं हुई, क्योंकि अगर हमारे को कोई सेविंग हो जाती तो उसका क्लेम हमें कम मिलता, और कोई एडिशनल एक्सपेंसेस हैं तो उसका क्लेम एडिशनल मिलेगा। तो ना तो क्वेश्चन में कोई एडिशनल एक्सपेंसेस है, देयर वाज नो रिडक्शन इन स्टैंडिंग चार्जेस ड्यूरिंग द डिसलोकेशन पीरियड, नो देयर वर एनी एडिशनल कॉस्ट। तो कोई एडिशनल कॉस्ट भी नहीं है, कोई सेविंग ऑफ एक्सपेंसेस भी नहीं है। तो हम स्टेप नंबर 5 में निकालते क्लेम फॉर इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, मतलब एडिशनल एक्सपेंसेस, वो तो नील हो गया, कुछ है ही नहीं। फिर हम स्टेप नंबर 6 में निकालते हैं कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस क्लेम। हमारा क्लेम कितना हुआ? तो ये होता है लॉस ऑफ प्रॉफिट, जो हमने स्टेप 4 में निकाला 4,000, प्लस होता एडिशनल एक्सपेंसेस जो स्टेप 5 में हम निकालते लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं है, और लेस होता सेविंग इन एक्सपेंसेस, सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो भी क्वेश्चन में नहीं है। तो ये हमारा ग्रॉस क्लेम आ जाएगा 4,000 रुपए। 4,000 रुपए का ग्रॉस क्लेम आ गया। फिर हम स्टेप 7 में नेट क्लेम निकालते हैं। नेट क्लेम ये कैसे निकलता है? हम ये देखते हैं कि हमारी जो पॉलिसी है वो सफिशिएंट है या नहीं, एवरेज क्लॉज लगेगी या नहीं। जैसे हम स्टॉक ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी में एवरेज क्लॉज लगाते थे, अगर हमारा इंश्योरेंस का पॉलिसी का अमाउंट क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर से कम होता था तो हम एवरेज क्लॉज लगाते थे। ऐसे यहाँ पर भी हम एवरेज क्लॉज लगाएंगे। कब लगती है एवरेज क्लॉज? पहले हम ये देख लेते हैं। एवरेज क्लॉज के हिसाब से होता क्या है, नेट क्लेम को निकालने के लिए ग्रॉस क्लेम को मल्टीप्लाई करते हैं
इंश्योर्ड अमाउंट डिवाइड बाय इंश्योरेबल अमाउंट। कितने का इंश्योरेंस कराया और कितने का कराना चाहिए था। इंश्योरेबल अमाउंट होता है एडजस्टेड जीपी रेशो इनटू एडजस्टेड एनुअल सेल्स। मतलब पिछले 12 महीने की जो एडजस्टेड सेल्स है उसके ऊपर जो एडजस्टेड जीपी रेशो है, इतने का आपका इंश्योरेंस कायदे से होना चाहिए। अगर इतने का इंश्योरेंस है तो आपको पूरा क्लेम मिल जाएगा, इतने का इंश्योरेंस नहीं है तो आपकी एवरेज क्लॉज लग जाएगी। तो एवरेज क्लॉज के लिए क्या कंडीशन हो गई हमारी, कब होगी एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल? इफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज लेस देन इंश्योरेबल अमाउंट। हमने जितने का इंश्योरेंस कराना चाहिए उससे कम का इंश्योरेंस करा रखा है, तो एवरेज क्लॉज तो लगेगी लगेगी। और एवरेज क्लॉज कब नहीं लगेगी? इफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज ग्रेटर देन इक्वल टू इंश्योरेबल अमाउंट। तो हमारे लिए सबसे जरूरी हो जाता है कि हम इंश्योरेबल अमाउंट का पता लगाएं और पॉलिसी अमाउंट का पता लगाएं। तो पॉलिसी तो हमें पता है 40,000 रुपए की है, 40,000 की पॉलिसी है। पॉलिसी है हमारी 40,000। और इंश्योरेबल अमाउंट निकालते हैं। इंश्योरेबल अमाउंट निकालने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा एडजस्टेड जीपी रेशियो जो कि है 10% और एडजस्टेड एनुअल सेल्स। एनुअल सेल्स हमें पता है 1,72,800 है, ये एनुअल सेल्स है। एडजस्टेड निकालने के लिए इसमें ट्रेंड ऐड करना पड़ेगा और हमें पता है हमारे बिजनेस का जो ट्रेंड है वो है 20% इंक्रीज इन सेल्स। हमारी हर साल सेल 20% बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब पिछले साल के मुकाबले इस साल की जो हमारी सेल होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी 2,07,360 और पॉलिसी होनी चाहिए थी 20,736। हमारी जो इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए थी वो 20,736 की होनी चाहिए थी, लेकिन हमने तो इससे बहुत ज्यादा की इंश्योरेंस पॉलिसी करा रखी है। इंश्योरेंस पॉलिसी हमारी 40,000 रुपए की है, पॉलिसी है 40,000 की। इंश्योरेबल जो रिक्वायरमेंट थी वो थी 20,730। तो क्या एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा? नो, एवरेज क्लॉज की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले से पूरा इंश्योरेंस करा रखा है, तो पैसा कम क्यों मिलेगा, हमें पूरा मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में नेट क्लेम ग्रॉस क्लेम के इक्वल हो जाता है, कोई रिडक्शन नहीं होती है। इसका मतलब 4,000 रुपए का जो क्लेम था हमारा वो पूरा का पूरा स्टेप 6 में जो 4,000 का क्लेम था वो पूरा का पूरा एक्सेप्ट हो जाएगा और हमें 4,000 रुपए इंश्योरेंस क्लेम के मिल जाएंगे। आग लगी है 15 जून 2022 को in the business house of the company. The working remained disturbed up to 15th December 2022. तो 6 महीने तक बिजनेस डिस्टर्ब रहा, as a result of which it was possible to affect any sales. The company had taken out an insurance policy with an average clause against consequential loss for 1,50,000.
इनकी पॉलिसी का जो अमाउंट है वो है 1,50,000। तो पॉलिसी इन्होंने 1,50,000 की करा रखी है और पीरियड कवर है 6 महीने और हमारा लॉस भी 6 महीने का ही है। तो पूरा का पूरा 6 महीने हमारे इंश्योरेंस में कवर हो जाएंगे। An increase of 25% was marked in the current year sale as compared to last year. इस क्वेश्चन में हमें ट्रेंड बता रखा है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल हमारी सेल 25% बढ़ जाती है। कंपनी incurred an additional expenditure of 12,000 rupees. कंपनी ने 12,000 रुपए का एडिशनल खर्चा किया है ताकि वो सेल कर पाए और 2,000 रुपए की सेविंग भी हुई है, 2,000 रुपए का खर्चा भी बचा है। Ascertain the claim under the consequential loss policy keeping the following additional information. हमें कुछ सेल्स वगैरह बता रखी है। तो सबसे पहले तो एक हिसाब लगा लेते हैं पिछले साल और इस साल की सेल का, ताकि हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। जो बिजनेस डिस्टर्ब रहा है वो 15 जून से 15 दिसंबर तक रहा और हमें प्रॉफिट पिछले फाइनेंशियल ईयर का, इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस पिछले फाइनेंशियल ईयर की और टोटल एक्सपेंसेस, टर्नओवर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर सब बता रखा है हमें। तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो अगर आग लगी है 15 जून को और 15 दिसंबर तक डिस्टर्ब रहा, ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च को। ईयर स्टार्टिंग कब होगा? 1 अप्रैल को। पिछला साल स्टार्ट कब होगा? 1 अप्रैल 21 को। और पिछले साल में सेम डिसलोकेशन पीरियड होगा 15 जून से लेकर 15 दिसंबर। तो इस पीरियड को डिसलोकेशन पीरियड बोलते हैं। इसमें जो सेल हुई है उसे हम एक्चुअल सेल्स बोलते हैं और इस पीरियड की जो एक्चुअल सेल्स है वो है 70,000 रुपए, 70,000। 70,000 रुपए की सेल हुई है इस पीरियड में। पिछले साल इसी पीरियड की जो सेल थी वो थी 2,40,000। यह स्टैंडर्ड सेल्स। पिछले साल की इसी पीरियड की जो सेल थी उस सेल को हम स्टैंडर्ड टर्नओवर या स्टैंडर्ड सेल्स बोलते हैं। पिछले साल की जो सेल थी 2021-22 की, जिसे हम सेल्स या टर्नओवर बोलते हैं, वो थी 6 लाख रुपए। और पिछले 12 महीने की सेल, आग लगने से पिछले 12 महीने की जो सेल हुई, आग लगने से पिछले 12 महीने की जो सेल हुई, ये आग लगने से पिछले 12 महीने की सेल, जिसे हम एनुअल टर्नओवर बोलते हैं, वो क्वेश्चन में हमें बता रखी है 5,60,000 रुपये। तो यहां से हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं सारी इंफॉर्मेशन लिखने के बाद। स्टेप नंबर 1 हमारा क्लेम पीरियड तो पूरा मिल जाएगा 6 महीने का, क्योंकि हमारा इंडेमनिटी पीरियड और डिसलोकेशन पीरियड सेम है। स्टेप नंबर 2 हम निकालते हैं जीपी रेशो। तो जीपी रेशो निकाल लेते हैं।
ये होता है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टर्नओवर प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंटू 100। नेट प्रॉफिट हमें पिछले साल का 80,000 रुपये दिया हुआ है, 80,000। इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस पिछले साल के हमें दिए हुए हैं 70,000। सेल्स पिछले साल की दी हुई है 6 लाख। तो हमारा जीपी रेशो आ जाएगा 25%। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा लॉस ऑफ सेल्स। हमारी कितनी लॉस, सेल का कितना नुकसान हुआ, ये होता है स्टैंडर्ड एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स। तो स्टैंडर्ड सेल तो हमने लिखी थी 2,40,000, लेकिन हमें स्टैंडर्ड चाहिए एडजस्टेड वाली। एडजस्टेड जो हमारे सेल को बताए कि कितने परसेंटेज बढ़ रहा है, और बाई चांस हमारा जीपी रेशो भी 25% है, और हमें ये भी बता रखा है कि जो बढ़ रही है सेल्स वो भी 25% है, जीपी भी 25% है, दोनों ही 25% है। ये 25% बढ़ के एडजस्टेड हो जाएगी। इतनी सेल होनी चाहिए थी, लेकिन जो सेल हुई वो केवल 70,000 हुई। तो 2,40,000 में अगर हम 25% जोड़ दें तो होता है 3 लाख। तो 3 लाख रुपए में से 70,000 रुपए की सेल हो गई है, तो कितने की सेल नहीं हुई है? 2,30,000। नुकसान हमें 2,30,000 की सेल का हो। स्टेप 4 में हम निकालते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑन ऑन शॉर्ट सेल्स, है ना। सेल कम हुई है, ये होता है एडजस्टेड जीपी रेशो मल्टीप्लाई बाय लॉस ऑफ सेल्स। जितना हमें सेल्स का नुकसान हुआ, तो जीपी रेशो है हमारा 25%, और सेल का जो नुकसान हुआ 2,30,000। तो हमारे को प्रॉफिट का नुकसान कितना हो गया? 57,500। तो 57,500 हमारा अभी तक पता चला कि लॉस हो गया सेल कम होने की वजह से। स्टेप 5, एडिशनल एक्सपेंसेस के लिए हम क्लेम करना चाहते हैं। एडिशनल एक्सपेंसेस ये होता है लोअर ऑफ 2। फर्स्ट होता है एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू जो हमारी थी इंश्योरेबल अमाउंट, एडजस्टेड जीपी रेशो ऑन एडजस्टेड एनुअल सेल्स डिवाइड बाय एडजस्टेड जीपी ऑन एडजस्टेड
एनुअल सेल्स प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो ये रिडक्शन हो जाता है प्रोपोर्शनेट। तो एडिशनल एक्सपेंसेस हमें क्वेश्चन में बता रखे हैं कि 12,000 रुपए का एडिशनल खर्चा हुआ है हमारा 12,000 रुपीज का। तो एडिशनल एक्सपेंसेस हो गए 12,000। एडजस्टेड जीपी रेशो 25% ही है हमारा, जीपी भी वही है, एडजस्टेड भी वही है 25%। एडजस्टेड एनुअल सेल्स का, तो हमें एडजस्टेड एनुअल सेल्स लेनी पड़ेगी। जो एडजस्टेड एनुअल सेल्स है वो हमें बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी कितनी लेनी है। हमें दिया हुआ है एनुअल टर्नओवर 5,60,000। ध्यान से एक बात मैं आपको बताता हूं, तो ध्यान से सुनना। पिछले साल के मुकाबले इस साल सेल 25% बढ़ती है, तो कायदे से ये पिछला साल है। ये पिछला साल है और ये करंट ईयर है ना। जो ग्रीन वाले पीरियड की सेल है उसके मुकाबले जो पिंक वाले पीरियड की सेल है उसमें 25% का इंक्रीमेंट है ना। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो पीरियड है ये वाला शुरू का 1 अप्रैल से 15 जून, ये वाला पीरियड जो है ये ऑलरेडी बढ़ा हुआ पीरियड है, ऑलरेडी इंक्रीज्ड है या नहीं, क्योंकि इस साल तो 25% की सेल हो चुकी है। आग तो लगी नहीं है, आग लगने की वजह से वो सेल्स केवल 70,000 रहेगी। ये जो शुरू के 1 अप्रैल से 15 जून तक है ये तो सेल ठीक है, बड़ी हुई सेल है। इसमें दोबारा से 25% हमें जोड़ना तो नहीं चाहिए। हमें पिछले 12 महीने की जो सेल्स है, पिछले 12 महीने की सेल्स मैं बताता हूं क्या है। 15 जून से लेकर 15 जून 2022 तक, 21 से 22, इसमें कायदे से 1 अप्रैल 22 ये हमारा लास्ट ईयर का डाटा है। अगर इस समय हमारी सेल 100 रुपए है तो इसमें 125 होनी चाहिए। 25% पिछले साल के मुकाबले सेल बढ़ रही है और ये ऑलरेडी हमें जो दी है ये 125 के रेट पर होगी। तो कायदे से इस वाले पीरियड की सेल में हमें 25% जोड़ना चाहिए। इस वाली सैलरी में कोई सेल में कुछ भी नहीं जोड़ना चाहिए क्योंकि ये ऑलरेडी 125 वाले प्राइस पर होगी। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें 12 महीने की जो सेल पिछली दी है उसको टुकड़ों में तोड़कर हमें पता लगाना चाहिए कि कितनी सेल ऐसी है जो इस पीरियड को बिलोंग करती है, इस वाले पीरियड को, और कितनी सेल ऐसी है जो हमारे इस वाले पीरियड को बिलोंग करती है। क्योंकि जो येलो वाला पोर्शन है ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, उसमें और नहीं बढ़ाना है, ऑरेंज वाले पोर्शन में बढ़ाना है। अब हम कोशिश करते हैं, अगर हमारी कोशिश कामयाब हो जाएगी तो हम करेंगे, नहीं तो हम पूरी की पूरी सेल को ही बढ़ा देंगे, मजबूरी होगी हमारी। चलिए हम कोशिश करते हैं। हमारे को पिछले 12 महीने की सेल दी हुई है 5,60,000, ये तो तय हो गया, इस पूरे पीरियड की सेल 560 है यहां से लेके यहां तक। अब देखो ये पीरियड है 15 जून 2021 से 15 जून 2022, इस दौरान कुछ सेल हमें बता रखी हो, इस बीच की कोई सेल हमें बता रखी हो, केवल एक स्टैंडर्ड सेल बता रखी है 240, इस पीरियड की सेल 240, ये और यहां से लेके यहां तक है ना। अगर ये हमारा 15 दिसंबर है तो अब 15 दिसंबर से लेकर 31 मार्च की हमें सेल चाहिए।
अगर वो पता चल गई तो हम टोटल सेल में से लेस कर देंगे, लेकिन वो हमें नहीं दे रखी, ये भी नहीं दे रखी, क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, तो हम पूरी की पूरी सेल को 25% बढ़ा देते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जहां में इन बीच बीच के पीरियड की सेल दे रखी होगी, तो टोटल में से उसे हटा हटा के पता चल जाएगा इस पर इतना बढ़ाना है, इस पर नहीं बढ़ाना। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था, तो हम पूरी की पूरी सेल पर 25% बढ़ा देते हैं। तो पिछले साल की जो सेल थी, पिछले 12 महीने की जो सेल थी हमारी, वो 5,60,000 है। तो पूरे 5,60,000 में 25% जोड़ते हम पहले, है ना। तो हम निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं बच्चों, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर या एडजस्टेड एनुअल सेल्स, जो होगा 5,60,000 प्लस इंक्रीजिंग ट्रेंड विच इज 20%। ऐसा क्वेश्चन में बोला है ना, पिछले साल के मुकाबले सेल 25% बढ़ती है, तो हम लोग 5,60,000 में 25% बढ़ा देते हैं सेल्स। तो 5,60,000 में 25% बढ़कर कितनी होती है, 7 लाख। तो इसका मतलब हमारी पिछले 12 महीने की सेल कायदे से 7 लाख होनी चाहिए थी, और उस 7 लाख के ऊपर हमें कितना कमाना चाहिए, 25%। जीपी रेशो भी 25% है, तो 25% ऑन 7 लाख डिवाइड बाय 25% ऑन 7 लाख, ये तो हो गया एडजस्टेड जीपी प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। हमें बता रखा है क्वेश्चन में कि हमारे जो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस हैं वो 70,000 है, और जो टोटल है वो 120 है। तो हमें ये पता चल गया कि जो इंश्योर्ड नहीं है वो 50,000 है। तो हमारा 7 लाख का 25% कितना आता है, 1,75,000। तो 1,75,000 12,000 इंटू 1,75,000 डिवाइड बाय 1,75,000 प्लस 50,000, तो 2,25,000। इसे सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ गया, 9,333। ये हमारा एडिशनल एक्सपेंसेस का फर्स्ट पार्ट है। एडिशनल एक्सपेंसेस का सेकंड पार्ट, वो ये कहता है कि हम आपको इंश्योरेंस कंपनी वाले ये कहते हैं हम आपको इंश्योरेंस पॉलिसी का और एडिशनल एक्सपेंसेस का पैसा दे तो देंगे, लेकिन ये तो देख लें कि आपने जो एडिशनल खर्चा किया है वो कितनी सेल पर करा है, सेल कितनी करी, उस पर प्रॉफिट कहीं कम तो नहीं कमाया आपने। तो ये होता है सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस इन डिसलोकेशन पीरियड इनटू एडजस्टेड जीपी रेशो। आपने कितनी सेल करी है एडिशनल एक्सपेंसेस की वजह से डिसलोकेशन पीरियड में, इनटू उस पर कितना प्रॉफिट कमाया। अगर हमें क्वेश्चन में बता रखा हो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम मानते हैं जितनी भी सेल हुई है डिसलोकेशन पीरियड में, मतलब एक्चुअल सेल 70,000, ये सारी की सारी एडिशनल एक्सपेंसेस की वजह से हुई है। तो क्वेश्चन में हमें बता रखा है कि सेल करने के लिए 12,000 का खर्चा किया, मतलब अगर हम 12,000 का खर्चा नहीं करते तो सेल हो ही नहीं पाती। तो हमने 12,000 रुपए का खर्चा किया, हमें प्रोपोर्शनल 9,333 मिल सकते हैं, लेकिन हमने जो 12,000 रुपए का खर्चा किया, इससे हमने जो सेल की वो 70,000 रुपए की सेल करी। सेल्स, एक्चुअल सेल्स इंटू
एडजस्टेड जीपी रेशो निकालना, तो एक्चुअल सेल 70,000 है, जीपी रेशो 25% है, तो कितना आया 17,500। तो आपने जो सेल करने के लिए खर्चा किया उसकी वजह से जो सेल हुई उस पर जो प्रॉफिट कमाया वो तो बढ़िया प्रॉफिट कमा लिया 17,500। चलो ठीक है, फिर तो आपका खर्चा जायज है कि खर्चा किया आपने, कोई टेंशन नहीं। इंश्योरेंस कंपनी वाले कहेंगे ठीक है, क्योंकि अगर ये भी नहीं करते सेल तो इंश्योरेंस कंपनी वालों को इस पे भी तो क्लेम देना पड़ता, क्योंकि लॉस ऑफ सेल बढ़ जाता ना हमारा। देखो लॉस ऑफ सेल कितना है, लॉस ऑफ सेल में 70,000 हमने सेल माइनस करी है। अगर ये सेल नहीं होती तो हमारा लॉस ऑफ सेल और बढ़ जाता, क्लेम और बढ़ जाता। तो इंश्योरेंस वाले कहेंगे चलो अच्छा करा आपने ये खर्चा किया, हम आपको 9,333 रुपए का खर्चा दे देंगे, दोनों में से जो भी कम है। तो अब हम स्टेप नंबर 6 पर आ जाते हैं, जिसमें हम निकालते हैं ग्रॉस क्लेम। ग्रॉस क्लेम होता है लॉस ऑन सेल्स, स्टेप 4 में निकाला था 57,500 प्लस क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस, स्टेप 5 में निकाला हमने 9,333 अभी निकाला, माइनस जब एडिशनल खर्चे की वजह से आपको क्लेम बढ़ रहा है, आपको पैसा मिलेगा, तो सेविंग इन एक्सपेंसेस की वजह से क्लेम कम भी हो जाएगा। तो माइनस करेंगे सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कितना 2,000। तो जो हमारा ग्रॉस क्लेम हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 64,833। तो 64,833 का ग्रॉस क्लेम हो जाएगा। नेट क्लेम के लिए हम देखेंगे एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है या नहीं। एवरेज क्लॉज के लिए हम देखते हैं कि जो हमारी पॉलिसी अमाउंट है वो कम है या ज्यादा है। तो जो पॉलिसी है वो हमने कितने की करा रखी है 1,50,000 की। तो 1,50,000 रुपीज की पॉलिसी करा रखी है। इंश्योरेबल अमाउंट देखते हैं कितना। इंश्योरेबल अमाउंट होना चाहिए एडजस्टेड जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल सेल्स, जो हम एडिशनल एक्सपेंसेस के लिए लेते हैं। एडिशनल एक्सपेंसेस के लिए ध्यान से देखो तो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है ये 25% 7 लाख का 1,75,000 ऑलरेडी हम ये निकाल चुके हैं 1,75,000। तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ये है 175। तो पॉलिसी 1,75,000 की होनी चाहिए थी, है ना। 25% ऑफ 7 लाख। 7 लाख कैसे आया था 5,60,000 प्लस ट्रेंड, अगर आप भूल गए हो ना। तो हमें 1,75,000 1,75,000 की पॉलिसी करानी चाहिए थी, लेकिन हमने पॉलिसी केवल 1,50 की करा रखी है, तो क्लेम कम मिलेगा ना, एवरेज क्लॉज लगेगा। एवरेज क्लॉज लगेगा तो हम नेट क्लेम निकाल लेते। नेट क्लेम हो जाएगा ग्रॉस क्लेम इनटू इंश्योर्ड अमाउंट डिवाइड बाय इंश्योरेबल अमाउंट। ग्रॉस क्लेम हमने निकाला 64,833, इंश्योर्ड अमाउंट इज 150, इंश्योरेबल अमाउंट इज 1,75,000। तो हमें कितने का क्लेम मिलेगा 55,571।
हमें 55,571 का क्लेम मिलेगा। तो हमें ये पता चल जाएगा कि हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो इन क्वेश्चंस में एक जैसा काम करना है। अगर हमें एक बार समझ में आ गया तो हम इस क्वेश्चन को एग्जाम में 15 मिनट में कर पाएंगे, जबकि जब हम शुरुआत में करते हैं तो इस क्वेश्चन को करने में हमें 30 से 35-40 मिनट लगते हैं, लेकिन एग्जाम में हम इसे 15 मिनट में कर पाएंगे अगर हमें सारे स्टेप्स अच्छे से आते हैं तो।